चलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहे थे लास्ट क्लास में। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये पार्ट किया था, है ना। ये प्रॉपर्टी थी जो लास्ट प्रॉपर्टी करी थी, और इसके पहले कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी और देख ली थी हमने कि इनको किस तरीके से वर्कआउट करना रहता है, राइट। ये 2 पेज में सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, ग्राफ भी देख लिया था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे थे जो ग्राफ से रिलेट कर रहे थे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह जिसमें इन्वॉल्व थे। कुछ क्वेश्चंस करना बाकी थे अपने, तो मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज हो गई हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। मेरे को ऐसा करो, आप एक ग्राफ बना के बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x बेस ई का, है ना। अब x को ले लो आप 1/√4, ये ले लो, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ। प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के साथ रिवाइज हो जाएंगी बेटा, वापस से बता दूंगा। चलो, तो ये था 1/4 टू ई स्क्वायर, 1/e² टू 4। तो सबसे पहले मैं log x का ग्राफ बना लेता हूं। log x स्क्वायर जो है, ये अगर मैं 1 ले लेता हूं, x=1 ले लेता हूं, 1 के बाद मैं ये 2 ले लेता हूं, 2 के बाद मैं ये 3 ले लेता हूं, 3 के बाद मैं ये 4 ले लेता हूं, है ना। ई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, तो ई स्क्वायर का ग्राफ बनेगा तो डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है, log x बेस सी में ये 1 कब होगा, ई यहाँ कहीं पे होगा और ई यहाँ कहीं पे होगा, तो ई पे वैल्यू जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। और 1/e² अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1/e², तो 1/e² पे log x का आउटपुट कितना आएगा, 1/e भी यहीं आएगा, 1/e पे आउटपुट कितना आएगा, ये सबसे पहले आपको जानने पड़ेंगे। इसको जानने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको पता है कि log x जो है, आपको ये पता है कि log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप वैल्यू देखो कि log x बेस ई की वैल्यू कहां से कहां तक आती है। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी log बेस ई 1/e², और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी log 4 बेस ई। ये मिनिमम और मैक्सिमम आएगी जो log x की रेंज आएगी। अभी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व नहीं किया मैंने, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि e की पावर -2 बाहर आएगा, और log 4 बेस e की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, बट ये अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? कैन यू गिव मी अ रफ आइडिया व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस? इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। 1 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। इट इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो भाई आपके पास ये -2 से चालू होना है, -2 से आपके पास 1 पॉइंट समथिंग समथिंग तक जाना है। ये आउटपुट आपके पास 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आएगा। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर डालते हो तो इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे इसमें? तो एक -2 आएगा रेंज में, एक -1 आने वाला है, एक 0 आने वाला है, एक +1 आने वाला है। इतने ही इंटीजर्स आएंगे बीच में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे भाई? -2, -1, 0 और 1। तो ये चारों मैंने -2, -1, 0 और 1 मैंने भाग कर दी। -2 कब आएगा? तो -2 तो सिर्फ यहीं पे आएगा, पक्का यहीं पे आएगा, या -1 यहां पे आएगा। तो -1 से -2 के आउटपुट के बीच में आपको आउटपुट आएगा -2। सही बोल रहा हूं? इफ यूर आउटपुट इज बिटवीन दिस -1 से -2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता -2, तो -2 बना दिया। अब अगर आउटपुट आपका यहां पे होगा, या मैं दूसरे कलर में कर देता हूं, इफ योर आउटपुट इज ऑल दिस, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, सॉरी -1। और 0 पे जैसे ही आया, आ जाएगा 0। 0 से जब तक 1 तक नहीं गया, ये रहेगा 0। और जैसे ही 1 हो गया, 1 से ऊपर पे आउटपुट आपके पास आएगा, कहां तक जाता? ई स्क्वायर तक जाता। यहां कहीं पे ई स्क्वायर होता आपके पास, ई स्क्वायर तक वैल्यू यही जाती, बट आपको 4 तक ही ग्राफ बना था, तो 4 तक मैंने यहां पे रोक दिया आपको। तो ये ग्राफ बनेगा। ये वाली जो चौड़ाई है, ये डेफिनेटली आगे बढ़ते जाओगे तो बढ़ती जानी है। यहाँ पे ये जो चौड़ाई की लेंथ है ये E-1 है, यहाँ पे जो लेंथ है ये और भी कम है, 1-1/E है। ये वाली जो लेंथ है ये और भी कम है, 1/E -1/E स्क्वायर है। ये लेंथ डिक्रीज होती हुई जाएगी इनफाइनाइट तक, जाएगा -इनफाइनाइट तक, पर डिक्रीज होती जाएगी, और प्लस इनफाइनाइट तक बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। रेंज पूछ सकते हैं, डोमेन पूछ सकते हैं। रेंज इसकी देखोगे तो -2, -1, 0 और 1 आएगी सिर्फ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे हो, इसको एनालिसिस करो, एंड देन फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर सीन में लेके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आज नहीं लूंगा, एक डाउट सेशन है अपन लोगों का शायद, उस टाइम में MT2 डिस्कस करता हूँ, चलेगा? इस वीक वी हैव अ डाउट सेशन, वी विल बी डिस्कसिंग MT2। हाँ, अब ई स्क्वायर वगैरह कैसे आया, इसको जज करने के लिए कि सर आपने ये कैसा वैल्यू 1/E और 1/E स्क्वायर ये वाली कैसे वैल्यू जज करी, तो सिंपल है। आपने देखा -2, -1, 1/E स्क्वायर पे -2 आ रहा है, तो -2 तो 1/E स्क्वायर पे आएगा, ये तो डायरेक्ट जज। इसके बाद में अगर मेरे को -1 जज करना है, तो मैं -1 इक्वल टू log x/c लिख दूंगा, तो x कितना आ जाएगा? e की पावर -1, 1/E आ जाएगा। इंटीजर पे वैल्यू जज करनी थी, -1 पे, आई इक्वेटेड इट विथ -1 आउटपुट, इनपुट पता चल जाएगा। गॉट इट? इसकी डोमेन निकाल लो।
इसके बाद आप ऐसा करो, एक ग्राफ और बना दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इनवर्स एक्स का। नहीं नहीं, पावर है एक्स की 2। तो यहाँ पे आपकी डोमेन क्या आएगी, आपकी ये आएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी हमेशा चल जाएगा। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस, सॉरी माइनस 2, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? -2 +1 यार, नहीं यार, नहीं नहीं, ये कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं समझा, गलत ही लिखा ना मैंने। गलत ही हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, दैट इज द कंडीशन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, माइनस की जगह +1 प्लस माइनस √1 +12। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो बेचारा ऑलरेडी इसके बराबर कभी होता ही नहीं है, सो देयरफॉर एक्स की क्या डोमेन होनी चाहिए, ऑल द रियल वैल्यूज। अबे -4 है भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी ना, क्वाड्रेटिक है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, और इसके बराबर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। इसकी जगह क्वेश्चन ये बनना था, मैं बना ये रहा था एक्चुअली, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन देने में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने खुद ने। ये क्वेश्चन करो, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +1 शुड नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों 0 नहीं, दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो -1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे जरा बताओ तो एक्स कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए, एक शुड नेवर बिलोंग्स टू विच रीजन, यहाँ पे मैं ये वाली साइन लगा देता हूँ, शुड नॉट बिलोंग्स टू बिटवीन 3 to 4, क्योंकि 3 से 4 के बीच में रहोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। यहाँ पे बोलेगा एक शुड नॉट बिलोंग्स बिटवीन -1, तो -1 से 0 के बीच में नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब आपकी अगर आप डोमेन निकालोगे तो क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे सर सारी वैल्यू ले लेना, बट ये मत लेना और ये मत लेना, तो आप ले लेना सर x बिलोंग्स टू -∞ से चालू हो जाना सर,
-1 तक सारी ले लेना, ओपन ब्रैकेट, -1 मत लेना, क्योंकि -1 लोगे तो ये वाला फंडा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा यूनियन। फिर ना 0 तक मत लेना सर, फिर 0 चलेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं, 0 चलेगा, क्योंकि जो नॉट इंक्लूडेड में 0 नहीं है तो यहाँ पे हमको 0 चलेगा। 0 से लेके ना सर 3 तक ले लो कुछ भी, 3 को मत लेना सर, फिर यूनियन। 3 से 4 तक मत लेना, 4 को ले लो सर, और 4 से इंफिनिटी तक भी कुछ भी ले लो। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या नहीं लेना है, उसके अलावा जो बचेगा वो लेना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो कि x बिलोंग ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 0 एंड यूनियन, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के यूनियन 3 to 4, इसको छोड़ के सारी वैल्यू ले लो। ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सेम है। मैं ये क्वेश्चन दे रहा था, मैंने गलती से वो दे दिया था, वो 2 लिखना भूल गया था। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना रोल प्ले कर गया। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ, तो जरा मुझे बताओ 10 इनवर्स एक्स की मैंने आपको रेंज बताई थी, क्या होती है जरा बताओ तो 10 इनवर्स एक्स की रेंज। इसकी मुझे रेंज बताना है आपको, व्हाट इज द रेंज। तो मुझे जरा बताओ ग्रेटेस्ट 10 इनवर्स एक्स की रेंज पता थी आपको, एक टेबल बनवाई थी लास्ट क्लास में मैंने। एक सेकंड रुकना, नहीं 10 इनवर्स एक्स की रेंज, 10 इनवर्स की रेंज कहां गई, ये 10 इनवर्स एक्स की रेंज करवाई थी। ये -π/2 to π/2, 10 इनवर्स एक्स की रेंज, डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज, range is only this. ठीक है, तो 10 इनवर्स एक्स जो है उसकी जो 10 इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, 10 इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, तो 10 इनवर्स एक्स बिलोंग्स करता है -π/2 टू π/2, करेक्ट बात करी थी हमने फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे तो भाई ये वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, जरा बताओ तो, -π/2 इज अप्रोक्सीमेट हाउ मच एंड +π/2 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। -π/2 and +π/2. Pi is 3.14. 3.14 divided by 2 is 1.57 something. So this is 1.57 something something. This is -1.57 something something. These are the numerical value of 10 inverse x possible between this to this. Now, if you take the greatest integer of this, if you are taking the greatest integer of 10 inverse x, how many values and are possible? तो आप बोलोगे सर देखो -2,
अगर इसकी वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि कुछ इस टाइप से है नंबर लाइन पे, -1.57 समथिंग समथिंग से लेके 1.57 समथिंग समथिंग, इसके बीच में इंटीजर कितने आएंगे? यहाँ पे आएगा भाई -1, एक आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर एक आ जाएगा +1। तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो यहाँ पे जो भी नंबर होंगे इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास कितना आएगा? -2। यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। यहाँ पे जितने भी नंबर रहेंगे 0, और यहाँ पे जितने भी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज वुड बी -1 कर्ली ब्रैकेट -1 -2 -1 0 एंड प्लस। ओनली दिस 4 आउटपुट्स आर पॉसिबल फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आया क्या समझ में किस तरीके से अपन ने निकाल लिया? या मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए भी बोला था इनवर्स फंक्शन के लिए, याद है? होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, आपको इनके ग्राफ बना के एक बार गो थ्रो करना। ठीक है, अगर आपने किया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना देता हूँ आपके लिए। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है भाई, वो -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करने वाला है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दें अपन, है ना? ये अगर मैं ले लूं π/2 और ये अगर मैं ले लूं यहाँ पे -π/2, तो π/2 से छोटा ही होने वाला है और -π/2 से बड़ा ही होने वाला। एक्स की वैल्यू तो ऑल द रियल वैल्यूज हो जाती है। आई होप आपने इनवर्स किया हुआ है। तो जो टेन इनवर्स का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से आते हैं? π/2 से छोटा इंटीजर एक जगह 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे -1 आ जाएगा, और भाई एक और आउटपुट आता हुआ नजर आएगा यहाँ पे -2, क्योंकि -2 भी तो आउटपुट आ रहा है। तो अब देखोगे आप 1 पे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे तो ग्राफ अगर आप बनाओगे यहाँ, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? इस कलर में बना, 0 पे 0, 1 तक जब तक आउटपुट नहीं आएगा, यहां से जैसे ही आउटपुट आ गया, यहां से इनफाइनाइट तक हमेशा आउटपुट आपका क्या चलता रहेगा? 1, क्योंकि हमेशा ये π/2 तक जाएगा। एक्स की वैल्यू जब इनफाइनाइट तक जाएगी, ये π/2 को अचीव करते रहेगा, और π/2 तक जब भी अचीव करेगा तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 ही रह जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इनफाइनाइट तक जाएगी ये लाइन। फिर जब ये -1 आ रहा है, ये जो भी इनपुट होगा यहाँ पे, इसके लिए जो आउटपुट आएगा आपके पास, जैसे ही 0 क्रॉस किया, यहां तक आपके पास -1 चलता रहेगा, और जैसे ही -1 के नीचे आउटपुट आना चालू हुआ 10 का, जो कि यहाँ पे, यहां से देखो, यहां से -1 से छोटा आउटपुट आ गया, -1 से छोटा आउटपुट आ जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जाता जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये -π/2 से तो बड़ा रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना रह जाएगा? -2। तो इनपुट तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी सारे डलने वाले, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका ग्राफ। और अगर आपको मान लो ये दो वैल्यूज निकालने को पूछ लिया किसी ने, ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्या क्या आएगी, तो कैसे निकालोगे जरा बताओ? तो आप पहले वाले के लिए इक्वेट करोगे, टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर? 1 के बराबर। टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर? 1 के बराबर। किस एक्स के लिए यहाँ पे? तो एक्स कितना आ जाएगा? 10 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 1। और टेन इनवर्स एक्स -1, तो
एक्स कितना आ जाएगा 10 of -1, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 of -1। तो 10 - 1 के लिए आउटपुट -1 आएगा। ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। आया फंडा समझ में कि इनवर्स, ठीक है इनवर्स अपनी जगह इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने एकदम बेसिक 10 - 1 लिया कि आपको आइडिया भी लगे, ग्राफ से भी आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। मैं इनवर्स को ऐसे इंट्रोड्यूस करते रहूंगा आपको बीच बीच में, ताकि आपको ग्राफ का जैसे साइन इनवर्स मैंने पहले पढ़ाई दिया है, 10 - 1 आज हो गया है। क्वेश्चंस इस पे कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं होता है बेटा। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, आई होप ये आपने लिख लिया हो। ये वाला पार्ट में अलग हटा, ये छोड़ो, इसको रख लेता हूं मैं। अगर मैं आपको इसकी जगह क्वेश्चन ये दे देता यहाँ पे, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि 10 - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू सपोज 1, देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जरा कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 10 - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1, व्हाट आर द एक्स की वैल्यूज पॉसिबल बाय सीइंग द ग्राफ? कि 10 - 1 की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? नहीं, 10 - 1 की वैल्यू 1, तो 1 यहां पे हो रही है, ये दिस इज द वैल्यू 1। तो ये सारे जो इनपुट रहेंगे आपके पास, इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कहां से कहां तक आ जाएंगे? 1 to ∞। 1 to ∞ भी नहीं, 10 1 to ∞, भाई साहब मेरे, ये कौन सा पॉइंट है? 10 1 है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 1 है, तो 10 1 से लेके इन्फिनिटी इज योर आंसर। आया क्या समझ में? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बट लॉजिकली पकड़ना है आपको, है ना, लॉजिकली आपको ये चीज पकड़ना है। अगर यही क्वेश्चन में 10 - 1 इज इक्वल टू -1 दे देता, तो क्या आंसर आता? 10 - 1 इज इक्वल टू -1। अगर ये एक क्वेश्चन में बना के आपको दे देता कि भाई मेरे को एक्स की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर क्या होता है जरा बताओ तो? एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 कब आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ देखो ना, ये आ रहा है बेटा। इन सारे इनपुट के लिए आउटपुट कितना आ रहा है आपके पास? -1 आ रहा है ना, देखो ग्राफ तो वही बोल रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 - 1, 10 - 1 से लेके 0 तक। 0 को इंक्लूड नहीं करने का है, 10 - 1 को इंक्लूड करने का है। ये इनपुट क्या है? ये सारे इनपुट्स कौन से? यहाँ पे। फॉर दिस ऑल दिस इनपुट यू आर गेटिंग -1 एज आउटपुट, राइट? ये ग्राफ आपका बन रहा है यहाँ पे। तो ग्राफ बहुत हेल्प करने वाला है आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने में। 10 - 1 to 0 और -10 1 to 0। अरे यार, यहाँ मैंने है ना ये गलती कर दी है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डालो यहाँ पे। मतलब मैंने क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं डाला, ग्राफ में। और अगर मैं क्वेश्चन आपको यही दे देता, नेक्स्ट पेज में दे दूंगा कि भाई नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfy इक्वेशन 10 - 1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 - 1 इक्वल टू 0। अच्छा कॉपी कर रहे हो? ये कॉपी कर लो बेटा। थोड़ा हौच पौच हो गया है क्योंकि 3 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसी में। तो पहले से प्लानिंग नहीं था, इनफैक्ट क्वेश्चन भी मैंने मन से दिया था, तो प्लानिंग नहीं थी, तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया। बट क्वेश्चन अब कुछ भी वैरायटी के बनेंगे इसमें। डन। तो इसमें अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि 10 - 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 - 1 इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको निकालना है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज।
तो आपने इसका आंसर तो निकाल लिया यहां से। जीरो कब से कब तक आएगा जरा बताओ तो मेरे को। जीरो कब से कब तक आएगा? 0 to 10 1 आएगा, बिल्कुल सही। आप बोलोगे कि इस केस में ना सर, जो आंसर हमारे पास आ गया था वो ये तो आ ही गया था कि एक्स जो है मेरे पास 0 से लेके 10 1 तक आना चाहिए। 10 1 को क्लोज ब्रैकेट लेना, ओपन ब्रैकेट लेना, तो जरा यहाँ पे देख लो, ओपन ब्रैकेट लेना, यहां तक आना चाहिए। अब सर इसके बीच में कितने इंटीग्रल आएंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा बता दो तो कितने इंटीग्रल आएंगे 0 से लेके 10 1 के बीच। अब क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल अलग हो गया कि एक्स इक्वल टू 0 से लेके 10 1 तक है, तो 10 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ तो अब जरा कितनी होगी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10 1 रेडियन? मतलब कितना डिग्री? 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 50। 10 1 रेडियन मतलब 1057 पॉइंट समथिंग समथिंग डिग्री की वैल्यू जरा बताओ तो क्या आएगी अप्रोक्सीमेटली। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 1057 पॉइंट समथिंग डिग्री? या फिर 10 का ग्राफ देख के एनालिसिस कर लो। 10 का ग्राफ ये होता है ना बेटा। तो ये वन वैल्यू कब आती है 10 की? पाई/4 पे। और पाई/3 पे कितनी वैल्यू आती है? पाई/3 पे √3 आती है। तो भाई पाई/3 पे √3 आती है, और पाई/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? पाई/3 60 डिग्री। तो यहां पे कहीं पे आएगा ना आपका 1 रेडियन। तो 1 रेडियन आएगा, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। 10 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो एक्स की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी? देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 0 चल जाएगा और एक 1 चल जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग तक जा रहे हैं ना, तो ये दोनों इंटीग्रल वैल्यू चल जाएगी बस। तो यूर आंसर वुड बी 2, कि 0 एक ले लो और एक 1 ले लो, जब तक चल जाएगा। 1 से बाहर गए, सब गड़बड़। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसेंगे बेटा, पूरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफ या ग्राफ, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये क्वेश्चन हमको करना आना चाहिए। ये सिर्फ आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी पे जाओगे, मैथमेटिकल एबिलिटी में दिक्कत आ जाती है। आपको समझ भी नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे इसको मैनिपुलेट करूं, उसमें मैनिपुलेशन आते, इसमें लॉजिकल आता है कि नहीं, ग्राफ को इंटरलिंक करते जाओ और करते जाओ और बढ़ते जाओ। और क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस बनने की। बट आपको एक ग्राफ वगैरह का एक आइडिया लगना चाहिए, समझ में आने चाहिए। चलो एक और कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 प्लस अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-6। फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन।
डोमेन का फंडा एकदम सिंपल है, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दो बेटा ना, सिक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख दो, नहीं तो मजे नहीं आएंगे क्वेश्चन। ये कर दो, सिक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कर। अब एक बार आप सॉल्व करके देख लो कि एक्स ये आना चाहिए, दिस एंड दिस बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइंग, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइंग। तो इसमें आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, ये वाली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड आ रहा है 6 से छोटा होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन या माइनस वन से बड़ा आना चाहिए। इसका आंसर जरा आप बताओ तो क्या आना चाहिए, एक शुड बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आना चाहिए, माइनस वन या माइनस वन से बड़ा। तो माइनस वन से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा भाई ये तो। क्यों चलेगा? तो जिसने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी वो डायरेक्टली देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक्स की वैल्यू पता है, माइनस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, इनफाइनाइट तक चले जाओ। तो अगर इसी को देखोगे कि आप माइनस वन से बड़ी वैल्यू कुछ भी पुट करना चाह रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन भी चलेगी और माइनस वन से बड़े सब चलेगी, क्योंकि माइनस वन से बड़े पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन आएगी या उससे बड़ी आएगी, चल जाएगी। यहाँ पे वही अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स करूं, तो यहाँ पे अगर सेम तरीके से एनालिसिस करूं तो ये सिक्स से छोटा चाहिए मेरे को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ये चाहिए, तो यहाँ पे सेवन जो आएगा, सेवन को छोड़ के, क्योंकि सेवन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेवन हो जाएगी, बट सेवन से सिक्स के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सिक्स ही होगा ना जो चलेगा आपको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक्स की वैल्यू सिक्स हो जाए, सिक्स के बाद फाइव हो जाए, फाइव के बाद फोर हो जाए, थ्री टू से माइनस इन्फिनिटी तक। सिक्स कब होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू? जब वो सेवन से और सिक्स के बीच में लाई करेगा, ये वाले। तो सेवन से छोटी चलेगी, अगर ये किसी ने प्रॉपर्टी मिस करी है तो ये सारी वैल्यू चलेगी। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी टू सेवन, सेवन ओपन ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि सेवन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेवन हो जाएगी, बट सेवन से छोटे पे सिक्स होगी, दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर इज द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस टू। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, एक शुड बिलोंग्स माइनस वन से लेके सेवन, ओपन ब्रैकेट, माइनस वन इज क्लोज ब्रैकेट। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं
जो आपको याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखनी पड़ेगी, मतलब दिमाग वैसा काम करना चाहिए आपका। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो किन चीजों पे हमको ध्यान देना है। नहीं, -2 नहीं डाल उसे। अगर तू 1 तक जा रहा तो उसके बीच की वैल्यू आएगी ना, वो हमको नहीं चाहिए, हमको -1 से ही चाहिए। -2 से -1 के बीच की वैल्यू नहीं चाहिए। चलो बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शन तो आपने सुना ही है क्या होता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका बेसिक, अगर मान लो आपको ये ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। नो, व्हाट डज दिस मीन? तो दिस मीन्स कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट 1.2 अगर आप निकाल रहे हो, तो 1.2 ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2, और 1 प्लस 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.2। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अगर आप ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.99 का निकालना चाह रहे हो, कितना आएगा भाई जरा बता दो तो। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.99? 0.99 is the fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7, इसको मैं लिखूंगा -4 प्लस 0.3, यही लिखूंगा भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा? -4 प्लस 0.3 लिखूंगा, राइट? क्योंकि नेगेटिव है भाई, ये जो है ये नेगेटिव है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.3। देखो -3.7 में क्या करना, इसके पहले आप एक और चीज चलो समझ लो कि ये जो एक्स होता है, एक्स को आप लिखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। किसी भी नंबर को आप कैसे लिखते हो, एक सेकंड प्रणव, ये समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स को क्या लिखते हो आप? इसको क्या नाम दिया था आपने? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दिया था ना भाई नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, और इसको क्या नाम दे दिया? इसको बोल दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मेन फंडा आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो आप इसका निकाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे -3.7 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7।
यहां भी वही लिखा है आपने, आप टेंशन मत लो। इसको आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा 1.2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, वही लिखा है पॉजिटिव में, बट समझना थोड़ा आसान होता है। 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 आपको पता है कि ये 1 है प्लस 0.2 है। एक सेकंड बेटा, है ना। या तो डेफिनेटली अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको निकालना है यहाँ पे, तो आप अगर इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 ही लिख दोगे तो ये 1 इधर जाएगा, आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये -3.7, ये आ जाएगा -4। तो -4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7, सो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 3.7 विच इज इक्वल टू 0.3। तो ये सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहीं से हम सारी चीजों का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, कि मान लो अगर आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लिखेंगे 1.21 -1.21, सपोज -1.21, तो -1.21 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.21 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.21, ये लिख सकता हूं। तो इसको लिख सकते हैं -1.21 एज इट इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा इसका -2, राइट। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है भाई। -1.21 से छोटा ग्रेट इंटीजर आएगा -2, तो माइनस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.21, तो ये आ जाएगा -1.21 प्लस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.21। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.21 कितना आ जाएगा, 0.79। ठीक है, कैसे क्या कैसे बेटा, ये तो इसको माइनस करना इसमें और इसको सेट करेगा तो यही आएगा ना। ओके, तो कभी भी अगर इसको लिख रहे हो आप,
नो, एम आई ऑडिबल? कब से गया हुआ था वॉइस? अभी गया था ना, ठीक। चलो, तो ये समझ में आ गया बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे निकाल रहे हैं अपन। अब इसका ग्राफ के बारे में बात, इसके ग्राफ के बारे में बात। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ के बारे में बात। याद रखने के लिए अभी मैं बताऊंगा आप। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही, जो भी रहेगा रहेगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये बन जाती है। हाँ, इसको मैं बताता हूँ। अब मुझे जरा ये बताओ कि कोई भी नंबर अगर मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.21, इनका सबका आंसर कितना आएगा? जो नंबर है वो खुद आ जाएगा, 0.1, 0.21, 0.99, जो नंबर है खुद ही आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.21, 0.99, इसका मतलब जब तक आप 1 तक जा रहे हो, ये 1 है, जब तक आप 1 तक जा रहे हो, ग्राफ जो है आपका 0 पे 0 है, ये जा रहा, और 1 पे एकदम से 0 हो गया वापस। और यहाँ पे किसका ग्राफ है ये भाई साहब? ये एक्स का ग्राफ। क्यों एक्स का ग्राफ? क्योंकि जो यहाँ पे इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। बट कब तक चलेगा ये? सिर्फ 1 तक चलेगा। अब जैसे ही मैंने 1.1 किया, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बेटा? 1.21 का कितना आएगा? 1.99 का कितना आएगा? इसका 0.1, इसका 0.21, इसका 0.99, मतलब यही आ गया सेम। जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब यही लाइन एज इट इज यहाँ तक चल दी। फिर 2 पे वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, वेरी गुड। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। फीलिंग आ गया पीरियोडिक का अभी? 3 पे 10, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो इट बिकम एज इट बिकम, एम आई ऑडिबल? तो ये तो 0 बनेगा ना, बिल्कुल यहाँ पे 0 तो बन रहा है ना, क्या दिक्कत है? सेम ही तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, देख। आ गया समझ में? इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। तो यहां से अगर मैं डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज, कुछ भी पुट करो, इसको कभी कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेंज की बात करूं तो जरा बताओ, तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन एंड द पीरियड इज 1। ऐसा चलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
अच्छा मुझे ऐसा करो, अब आप एक चीज बताओ यार, जैसे मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी y, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी x, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या आएगी, कोई बताएगा क्या? स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो? वो जो x+1 के x-1, बेवकूफ को x-1 आएगी ना इसकी लाइन की इक्वेशन। करेक्ट। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी नेक्स्ट वाली की, इन सबकी इक्वेशन एक बार लिख लो। x-1 कैसे आया? अरे भाई, एक लाइन 1,0 से पास हो रही है जिसकी स्लोप 1 है, लिख सकता है ना y-0 इज इक्वल टू 1 इंटू x-1, तो y इज इक्वल टू x-1। आया क्या समझ में? इसकी इक्वेशन आ जाएगी x-2 x-3, इधर भी लिख लो। x+1 x+2 x+3, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बताता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ यार, ये अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट, सबसे बढ़िया एडवांटेज मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा तरीका ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ इसका, कि अगर x बिलोंग्स टू 2 to 3, then fractional part of x can be written as what? Tell me. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकता हूं अगर x 2 से 3 के बीच में? इसको लिख सकता हूं मैं x-। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाता है आपको, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट को यू हैव रिमूव्ड एंड यू हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको ये पता होगा कि अगर कोई नया फंक्शन इन्वॉल्व रहता है, जैसे मॉडुलस कहीं घुस गया है, तो भाई वो एकदम धज्जियां उड़ा देता है, बहुत कुछ चेंज कर देता है ना। मॉडुलस घुस गया, लॉग घुस गया, कोई भी फंक्शन घुसता है तो बहुत चेंज कराता है। तो जैसे मॉडुलस घुसता था तो हम मॉड को रिमूव करते थे अलग अलग रेंज में ब्रेक करके, करेक्ट। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट घुस गया है तो फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग रेंज में ब्रेक करने के लिए हमको काम दे जाएगा x-2 लिख। या फिर अगर x मान लो सपोज आपके पास आ गया है कि भाई मेरे पास -2 से -1 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो आप एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? आप भाई साहब इसको x+2 लिख दो, काम की चीज है आपके लिए। आया क्या समझ में? क्वेश्चंस में एप्लीकेशन मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर x बिलोंग्स टू 1 to 3 है तो फिर आपके पास एक नहीं आएगा, आपके पास x-1 भी लिख सकते हो, x-2 भी लिखोगे, अलग अलग के लिए अलग अलग, उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। और ये तो आपके पास हमेशा आपके साथ रहना ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पुट कर दो। लिखा वही है, यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ओवरऑल है तो यही कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया। ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, हमेशा लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो हमेशा लिख सकते हो, x कुछ भी हो डजंट मैटर, वही लिखा हुआ। क्योंकि 2 से 3 के बीच में दोस्तों, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा 2, तो ये आ गया। -1 से लेके -2 से लेके -1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा +-2, तो -2 माइनस माइनस मिलकर +2 आ गया। लिखा हुई है फाइनली ओवरऑल, कहीं से भी रिलेट कर सकते हो।
बट ये पॉइंट पे ध्यान रखना कि ये लिख सकते हैं। ये तो वही है ना भाई, यही तो लिखा मैंने। इसको क्या लिखा मैंने? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बात तो वही। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। कुछ प्रॉपर्टी करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, बेस्ड ऑन यही सब है जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, फंडा यही है। चलो ऐसा करते हैं, उससे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना के बता दो। ग्राफ बना के बता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। बना के देखो आप, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आप बना के सोच के बनाना फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है। पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, उसके बाद उसके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ। चलो बना बेटा ग्राफ। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। छोटो साइकिल थोड़ी छोटी कर देते हैं। एक साइकिल, 2 साइकिल एंड सो, ऐसे बन जाएगी वो। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? नो यू कैन अनम्यूट। अब देखो, वैल्यूज पे ध्यान दो। ये 1 वैल्यू आएगी यहाँ।
ये 1 और ये आएगी माइनस। ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो ग्राफ अपन ने इसका बनाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ? सडनली 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 पे 0 ही रहेगा, यहां तक एज इट इज। आ रहा है समझ में क्यों? क्योंकि अगर मान लो वैल्यू 0.8 है तो 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.8 ही होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जो साइन एक्स का आउटपुट है वही आउटपुट होने वाला। सिमिलरली यहां पे भी यही का यही होने वाला, 0 पे 0 ही होने वाला। ये तो एज इट इज ही काम करेगा, सिर्फ ये वाली जो बटन है ये नीचे आ जाएगी। यहाँ दिक्कत हमको नेगेटिव वैल्यूज के लिए आएगी। अब देखना यहाँ पे बहुत, अगर साइन एक्स नेगेटिव, अगर साइन एक्स नेगेटिव तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर साइन एक्स मान लो आपके पास -0.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0.9। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 -0.9 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो मुझे जरा ये बताओ कि जैसे ही इसने 0 को क्रॉस किया इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलो यहाँ पे बता दो सबसे पहले, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे तो 0 आ जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में ये चलेगा आपके पास कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, साइन एक्स वाला ही चलेगा। कुछ इस टाइप से डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब साइन एक्स से शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका और बताऊंगा, अभी एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे ज्यादा इजी आप कर पाओगे। अभी शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट एनालिसिस में रहेगा। यहाँ पे तो जो देखो 3π/2 पे साइन होता है, 3π/2 पे -1 होता है, तो -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, वापिस से यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा अब यही रिपीट होता हुआ जाएगा। ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ पे तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं। कुछ इस तरीके का ग्राफ रिपीटिंग हो जाएगा। क्यों होगा इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ा सा और रुक जाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। चलो तो अभी ये ग्राफ भले ही मत कॉपी करो, मैं नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। या चलो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे वापस से आऊंगा। थोड़ा सा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड आपको लग जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। चलो प्रॉपर्टी सबसे पहले, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन अगर मैंने लिखा हुआ, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, मेरे पास आंसर कितना आएगा? लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 + 3 लिखा हुआ, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 - 3 लिखा हुआ, तो भी सब में फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.1 ही आएगा, राइट। तो ये एक्स ही आएगा।
दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक्स कुछ भी हो, डजंट मैटर। एक्स की वैल्यू पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं, एन की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। मान लो अगर मैंने ये लिख दिया, मान लो मैंने लिखा 3.1 प्लस 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये साइन नहीं लगाया, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 एज इट इज। ये जो इंटीजर है इसकी कोई वैल्यू नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, वो मिस मत। अब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो पी है, तो भाई साहब मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कि एक्स क्या होगा। मतलब मेरे को किसी ने ये बोल दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है भाई 0.2। इन दिस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू भाई 1.2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0.2 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है, -1.8 भी हो सकती है, -2.8 भी हो सकती है, -3.8 कुछ भी हो सकती है। ओवरऑल क्या हो जाएगी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी एनी इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी, प्लस p वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे कि ये वाले के 1 प्लस 0.2, इस वाले के लिए 2 प्लस 0.2, इस वाले के लिए -2 प्लस 0.2, इस वाले के लिए -4 प्लस 0.2। मतलब बस इंटीजर में 0.2 को ऐड करते जाओ, बेसिक एनालिसिस, क्योंकि सबका फ्रैक्शनल पार्ट तो अपने पास यही आने वाला है, n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x when x is an integer is also equal to fractional part of x which is also equal to 0। ये आ रहा है क्या समझ? कि भाई -2 की फ्रैक्शनल पार्ट हो या +2 का फ्रैक्शनल पार्ट हो, -3 का या +3 का है, डजंट मैटर। अगर n इंटीजर x इंटीजर है तो आंसर आपके पास 0 ही आने वाला है, डजंट मैटर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, कुछ भी करोगे आपके पास 0 ही आना है ना सर। इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आना है। मेन जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, जब x इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर, तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म में कैसे लिख सकता हूं? मुझे सिर्फ ये बताना, मतलब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.1 को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 के टर्म में क्या लिख सकता हूं, ये बताना है कि माइनस का फ्रैक्शनल, -x के फ्रैक्शनल पार्ट को x के फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में कैसे लिखना है। इसकी वैल्यू होती है 0.9, इसकी वैल्यू होती है 0.1। एक दो ऑब्जर्वेशन और कर लो, जैसे ये दे दी, फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ -3.6 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6, क्या डिफरेंस? 0.4, 0.6। क्या लिख सकते हैं? इसको यहां पे लिख सकते हैं अपन
1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x if x is not an integer। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इनफैक्ट अगर इसको आप ऐसे नहीं लिख रहे हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स is always equal to 1 when x is not an integer। सेम है, यहां पे आप देखो 0.9, 0.1, 0.4, 0.6 सबका एडिशन 1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और यहीं पे अगर वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो लिख दिया। अगर इंटीजर होते तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता? 0 होता। अगर एक्स कोई इंटीजर होता तो ये दोनों प्रॉपर्टी है कि अगर ओवरऑल ये दोनों आपको याद भी रखनी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स मिलके या तो 0 आ जाएंगे भाई साहब, या तो दोनों मिलके 1 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? जब इंटीजर होगा तो 0 आ जाएंगे और जब इंटीजर नहीं होगा तो 1 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, काफी जगह यूज होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का एडिशन इज +1 और 0। 0 when it is an integer, जीरो वाली मतलब इन सबका तो एडिशन 0 ही आएगा ना बेटा। अगर इंटीजर है तो ये भी इंडिविजुअल 0 और ये भी 0। अगर एक्स कोई भी इंटीजर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एनी इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, राइट? इंटीजर वैल्यू पे 0 आएगी ना। देखो ये तीनों एग्जांपल, -2 का, -3 का, 2 का, 3 का। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे, ये वाले ग्राफ पे बस। इफ साइन एक्स इज नेगेटिव, then fractional part of sin x मतलब sin x अगर मेरे पास लाई कर रहा है -1 से लेके 0 के बीच, इसके ग्राफ बनाने में तो आपको यहाँ से भी थोड़ी दिक्कत तो आएगी। चलो पहले थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको ग्राफ को और करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग और हो जाएगा आपके लिए, तो एक दो पहले क्वेश्चन कर लो, थोड़ा और फैमिलियर हो जाओ, फिर उस पर चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ इसी पे।
फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कि आपको मेरे को बतानी है रेंज और डोमेन दोनों। यू नीड टू टेल मी रेंज एंड डोमेन बोथ। रेंज एंड डोमेन बोथ। पहले डोमेन फिर रेंज। डोमेन तो आएगी आपके पास ऑल द रियल वैल्यूज, क्योंकि कभी ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये खुद बेचारा पॉजिटिव होगा हमेशा। ये खुद हमेशा होगा पॉजिटिव, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। 1 प्लस एनी पॉजिटिव थिंग कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। हम इस फंक्शन को कुछ ऐसा लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो ठीक है, +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, देखते हैं क्यों। क्योंकि ये आ जाएगा मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1 -1 अलग, और दोनों को मैं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। 1 -1 अपॉन में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो आपको पता है इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो इट विल लाइज फ्रॉम 1 to 2। 1 को ऐड कर दिया, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो इसका रेसिप्रोकल। तो ये 1/2 से लेके 1 के बीच में। इसके पूरे का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 1/2 से लेके 1/2 नॉट इनटू। इसका नेगेटिव डाल दोगे तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -1 to -1/2। इसका नेगेटिव, और इसमें 1 को फिर ऐड कर दोगे तो 0 से लेके 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 तक। दैट इज योर आंसर। बेटा फर्स्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, +1 -1 किया ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में +1 -1 किया। क्यों किया, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से अलग अलग करके
इसको 1 बना दिया ताकि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट एक ही जगह बचे, इस पूरे में फ्रैक्शनल पार्ट एक ही जगह बचे और फिर उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर पाऊं आराम से। तरीका है रेंज निकालने का। ठीक है, देखो ये थोड़ा समझो, यहाँ तक तो आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा। देखो कभी भी कोई भी चीज अगर 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर, 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर, तो उसका रेसिप्रोकल 1/1 और इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाए। इसके बीच में जो भी वैल्यू है, जैसे 3/2 है, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 आ जाए। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका रेसिप्रोकल देखोगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और 1/2 से लेके 1 के बीच में लाई, वही मैंने यहाँ पिक किया। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया था, ट्रिगो 1 में जब रेंज पढ़ाता हूँ। पर ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस किया, तो माइनस किया तो अगर यही वैल्यू को माइनस करते हैं, किसी भी वैल्यू को माइनस करते हैं, मान लो ये माइनस करते हैं, अपने पास 1/2 से लेके 1 तक की वैल्यू है, मान 1/2 से 1 की वैल्यू को नेगेटिव करोगे तो ये -1/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे मान लो 0.75 आया, या 3/4 लिख देता हूँ, +3/4, तो इसका माइनस कितना आ जाएगा, -3/4 इसके बीच में आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये जो वैल्यूज आएंगी, -1 सबसे छोटा होगा, -1/2 सबसे बड़ा होगा, मतलब रिवर्ट हो जाएगी। तो ये 1 का नेगेटिव -1 यहाँ ले लिया और 1/2 का नेगेटिव -1/2 देखिए। ठीक है, अभी उसमें 1 फिर ऐड कर दिया। वो रेंज निकालने के लिए ऐसी थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ वापिस इस पे। इसमें अपन ने थोड़ी सी गलती करी थी। नेगेटिव आंसर्स कैसे आएंगे भाई, ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव होता है ना, तो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। तो देखो साइन एक्स, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, यहाँ आप समझ ही रहे होंगे। या फिर ये जैसे मैनुअल में यहाँ पे निकाल के बताया था मैंने ये वैल्यूज, ऐसे अगर आप 0.8 लोगे फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको वैल्यू 0.8 ही मिलेगी, 0.5 लोगे तो 0.5 ही मिलेगी। तो साइन एक्स का जो ग्राफ जाएगा एज इट इज जाएगी ये वैल्यू। यहाँ पे 1 है तो जब 0 है, इन वैल्यू में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बीच की वैल्यू पे क्या सीन बनेगा ये थोड़ा सा अब आप देखो। अब मुझे जरा ये बताओ कि जब ये -0.1 होगा तो आउटपुट कितना आएगा? -0.1 पे 0.9 आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -0.5 हो गया तो -0.5 फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.9 का कितना आएगा? 0.1 आएगा। तो यहाँ पे जब ये 0.9 होगा तो इसका 0.1 आएगा। मतलब आप थोड़ा सा एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो गैप है ये कितना था? -0.1 था, ये 0.9 आया, -0.1 का 0.9 आया, -0.5 का 0.5 आया, -0.9 का 0.1 आया। मतलब ये जो गैप है ना, ये गैप हमेशा आपको कितनी मेंटेन रहेगी? हमेशा ये गैप मेंटेन रहेगी 1 की, 1 माइनस। मतलब ये जो गैप है आपकी यहाँ पे इस पॉइंट पे और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ आएगा, ये 1 का गैप, ये भी 1 का गैप, ये भी 1 का गैप, ये भी 1 का गैप, ये पूरा 1 का गैप चलेगा। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से ये आया 1 के गैप पे, मतलब एज इट इज इसको ऊपर उठा दो आप, ये यहाँ, तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली ये बनेगा।
मैंने पहले नेगेटिव वाला सीन ही नहीं लाया था, तो थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। तो गैप हमेशा 0.1 का बनेगा, और ये 0.1 आप ऊपर उठाओगे तो ओवरऑल यही हो जाएगा कि ये जो ब्लैक वाला है ना, इस ब्लैक वाले को पूरे को 1 यूनिट ऊपर ले जाके पटक, 1 यूनिट ऐसा का ऐसा ऊपर ले जाके पटक, तो आपका ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा। पीरियोडिक ही बनना है, पीरियड कितना बनना है, पाई 2 पाई बनना है, पीरियड 2 पाई बनना है। ये वाला एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये जितनी भी पूरी रहेगी ये यहाँ, ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 2 पाई तक, उसके बाद दूसरी साइकिल यहाँ से चालू हो जाएगी यहाँ। गॉट इट। तो 1 के गैप में ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये ग्राफ उसका थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ हो सकते हैं, जो नॉर्मल आए तो ठीक है, बट अदरवाइज थोड़े कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं। चलो बढ़ जाए आगे, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। और अब नेक्स्ट क्लास तक आप एक कंडीशन में आ जाओगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के, मतलब बेसिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन में आप आओगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अपनी बुकलेट से उठा रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस z। यहाँ पे अलग कर लेना, इसको फ्रैक्शनल पार्ट डालना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? चलो, ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है वैल्यू एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड क्या है? तो ये 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन देके रखी हुई है। आपको ये तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, कि एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू होगी जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है, बट अपनी बुकलेट में शायद एक्सरसाइज 3 या एक्सरसाइज 2 में है, कहीं है। तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा बताओ। एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सही में बोल रहा हूँ? वाई के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। जेड के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड प्लस जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4 3 7 और 7 और 5 12, 12.8। बट यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों मिलके एक्स हो जाएंगे, ये दोनों मिलके भी एक्स हो जाएंगे, और ये दोनों मिलके भी एक्स हो जेड हो जाएगा। ये दोनों मिलके हो जाएंगे वाई, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे जेड। तो ये x प्लस एक्स मिलके हो जाएंगे 2x, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z की वैल्यू मिल जाएगी 12.8। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिल जाएगा? 6.4। एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू।
ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये। दूसरी, हम क्या करते हैं, पहली दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। तो पहली दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, मतलब मैं पहला प्लस दूसरा कर रहा हूं। तो पहला प्लस दूसरा कर रहा हूं तो एक्स आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा, इनको छेड़ना नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई आएगा, प्लस वाई आएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड आएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड आएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 3 7 7.4 के बराबर आ जाएगा। अब जरा देखो, ये दोनों मिलके जेड हो जाएंगे, है ना। ये एक्स है और ये वाई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस बचे हुए को एज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई। अब इस क्वेश्चन में ब्यूटी देखना आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो 6.4। सो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भैया, जरा बताओ। वन आनी चाहिए। अब जब वन आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आई होगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जरा बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज ही 0 से लेके 1 के बीच में होती है भैया। 0 और 0 इंक्लूड होता है, 1 इंक्लूड नहीं होता। और ये एक इंटीजर है, पक्का ये एक इंटीजर है, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू। तो एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल वैल्यू की वैल्यू को 1 होना कब पॉसिबल? इसको क्या होना पड़ेगा कंपलसरी? 0 होना पड़ेगा भाई, कंपलसरी 0 होना। जभी तो, नहीं तो अदरवाइज डेसिमल में आंसर आता, क्योंकि ये भाई साहब तो होगा इंटीजर, इनको कोई डेसिमल से लेना देना नहीं, ये होगा डेसिमल। तो अब इंटीजर प्लस डेसिमल मिलके डेसिमल में आना, और यहाँ पे अगर इंटीजर ही आ रहा है तो इसको 0 होना कंपल्शन है। इसको 0 होना कंपल्शन है भाई साहब, तो इसको 1 होना कंपल्शन है। आया क्या समझ? अब ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, जरा मेरे को डायरेक्ट बता दो। एक्स तो मिलेगा, वाई भी मिलेगा, नहीं वाई नहीं मिलेगा, एक्स मिलेगा, फिर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल वाई और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 8.5। करेक्ट? नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे भी आएगा आपके पास एक्स से रिलेटेड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आएगा भाई। अब यहाँ पे किस किस को सॉल्व कर सकते हैं देख लो। ये दोनों मिलके वाई हो गए, ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया। तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो होगा, होने भी चाहिए थे, क्योंकि हमको वैल्यू पता है भाई इसकी। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू इज इक्वल टू 8.5 आ गया। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2.1। तो अब जरा बताओ तो मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू 2 कंपलसरी हो गई? तो आपको क्या एक्स की वैल्यू पता चल गई? एक्स कितना आ गया फाइनली? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2, तो एक्स तो 2 ही आ गया। और जब आप ऐड करोगे ना सेकेंड और थर्ड को, तो क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा एक्स
प्लस वाई प्लस जेड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड, एंड इट इज इक्वल टू कितना, 5 4 9, 9.7। तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड इज इक्वल टू 9.7 माइनस 6.4, 3.3। तो अब आपको इनकी भी वैल्यू पता चल जाएगी कि इसको कंपलसरी 0.3 होना चाहिए और इसको कंपलसरी 3 होना चाहिए। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू मिल गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की वैल्यू मिल गई, तो 1.3, और z की कितनी हो जाएगी 3.1। ये आ गया भैया आपका आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टिपिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ग्राफ इन्वॉल्व है या ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 का कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से रिलेटेड, और कुछ सिग्नम फंक्शन वगैरह कुछ बेसिक फंक्शंस बाकी हैं, उनको बात करके फिर हम डोमेन और रेंज पे और क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। हाँ बहुत बड़ा था, बट इसको क्लिक करना सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी, जब एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ये। मतलब अगर नहीं देखा हुआ है तो पिक करना इज रिलेटिवली चैलेंज डेफिनेटली। चलो ठीक है, फिर आप करो बेटा प्रैक्टिस, अपन पेपर चेक करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे जो अपना डाउट सेशन है इस वीक का उसमें। मीनवाइल फंक्शन सारे अच्छे से पढ़ लो, फंक्शन सारे अच्छे से पढ़। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर।